फेस बियॉन्ड फेस में आपका स्वागत है। राजनीति में जो दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। ऐसे ही राजनेता जैसे दिखते हैं अक्सर वैसे होते नहीं हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम है जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री। जगदीश देवड़ा बनना आसान बात नहीं है। जगदीश देवड़ा हो जाना आसान बात नहीं है। जगदीश देवड़ा क्या है, या तो जगदीश देवड़ा जानते हैं या जगदीश देवड़ा जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां की जनता जानती है। जगदीश देवड़ा अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। वो राजनीति में आए, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद राजनीति उनका पैशन नहीं। वो राजनीति पता नहीं किस वजह से आ गए, लेकिन राजनीति में आए तो उन्होंने राजनीति में अपने ही तरीके से वो मुकाम बनाया जिसे देखकर जनता आश्चर्यचकित होती है। राजनीतिक विश्लेषकों की बुद्धि काम नहीं करती। हम बात शुरू करेंगे टीवी 24 में इस विशेष इंटरव्यू में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से। देवड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। देवड़ा जी, राजनीति में यूं तो सब आते हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आते हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप राजनेता बनना चाहते थे। आप राजनीति में कैसे आए और राजनीति में सफलता का ये जो मुकाम आपने हासिल किया, क्या आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे? राजनीति के माध्यम से मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि लोगों की तकलीफ को दूर करना, लोगों के कष्ट दूर होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। से गरीब व्यक्ति जो सबसे पीछे खड़ा है उसको भी जीने का अधिकार है और उसकी भी सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, प्रगति भी होना चाहिए, डेवलपमेंट अपनी जगह होना चाहिए। लेकिन आखिर राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले लोगों को आखिर सामने उद्देश्य क्या है कि मूलभूत आवश्यकता। सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरे मन में ये रहता था कि भाई मूलभूत आवश्यकता पूरे देश के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, गरीब आदमी कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज का प्रबंध मिले, शिक्षा का प्रबंध हो। जो मूलभूत आवश्यकता है ये कम से कम। पर मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं 90 से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन हमेशा मेरे मन में रहता है कि आखिर सरकार बनाते हैं लोग बड़ी उम्मीद के साथ बनाते हैं और बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि भाई हम जिनको बिठा रहे हैं, खजाने की चाबी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सरकार बन रही है, आपके ऊपर भरोसा किया, अटूट भरोसा करके लोग बिठाते हैं। लेकिन कष्ट होता है मुझे कभी कभी कि आज़ादी के 75 साल होने आए, देश के आज़ादी के 75 साल, ये अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। लेकिन आप देखें कि इस लंबे 75 साल के इस कार्यकाल में 60 साल लगभग एक ही पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की। प्रधानमंत्री के पद पर भी बैठे, खजाने की चाबी के पास, न कभी योजना बना पाए कि हिंदुस्तान के हर परिवार को पीने का शुद्ध पानी मिले। ये अधिकार है सबका। ये कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है। अगर कोई भी सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अगर कोई सरकार जनता के कामों के लिए और जो मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करे तो ये एहसान नहीं है, ये राजधर्म का पालन है, ये कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि 75 साल की आज़ादी के बाद 60 साल एक छत्र सरकार रही। लेकिन मैंने देखा कि मुझे भी 90 से चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी ने दिया, मैं लगातार विधायक बन के रहा। पर मैं जब भी जहाँ भी क्षेत्र में जाओ, मंत्री होने के नाते प्रदेश में घूमे, तो एक पीने के पानी के लिए महिलाएं बर्तन लेकर के मंत्री के सामने खड़ी हो जाती है,
जनप्रतिनिधि के सामने कि भाई हमारे यहाँ एक हैंडपंप लगा दो, पीने का पानी चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। 75 साल बीत जाने के बाद में जो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता कोई, उस पीने के पानी के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी। तो आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान गांव का देश है, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सब जगह होल्डिंग लगते हैं, चौराहे चौराहे पर सड़कों पे लगते हैं, लेकिन गांव में सड़कें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कभी विचार नहीं हुआ इस पर। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए योजना बनाई, चरणबद्ध बनाई, जनसंख्या के मान से बनाई। उनने कहा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसा करके बनाई कि इतनी जनसंख्या वालों को हम पहले लेंगे। और प्रधानमंत्री सड़क बना करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़ा, गांव को, विशेष तौर से गांव को। तो आप विचार करें कि उनके मन में यह विचार आया कि हिंदुस्तान में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता अगर कहीं सड़कों से अच्छी सड़कें मिलती है तो गांव में भी लोगों को सड़कें मिले, ताकि वो गांव के लोग अगर उनका अनाज अगर मंडी ले जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, या कहीं अस्पताल जाना हो, या कहीं किसी काम से जाना हो, तो वो कम से कम सड़क से चल करके कहीं जाए तो बड़े शहरों में जुड़े तो सही। कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, उनका काम भी बढ़ेगा। तो ये विचार उनने किया और उनने पूरे हिंदुस्तान को सड़कों का जाल बिछाया। किसान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, हिंदुस्तान की सारी नदियों को जोड़ने की योजना उन्होंने बनाई। एक प्रयास किया उन्होंने, और उन कामों को उन्होंने धरती पर भी उतारा। फिर आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे मन में बड़ा तड़प थी कि भाई गरीब लोग यहाँ हिंदुस्तान में लाखों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी बिताते हैं, खुले आसमान के नीचे लाखों परिवार। और आपने देखा होगा कि बड़े रेलवे स्टेशन, चाहे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाओ, अपन जब जाते हैं सफर करने तो हम देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जहां वो गंदे नाले के किनारे कीड़े मकोड़े की तरह लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, छोटे परिवार रहता है, और खुले आसमान के नीचे बरसात में, ठंड में, गर्मी में लाखों परिवार रहने को मजबूर थे, क्योंकि सरकार ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि इन लोगों के माथे पर भी छत का प्रबंध होना चाहिए, कभी विचार नहीं किया। और वो सारे लोग, नीचे कीचड़ होता है तो प्लास्टिक की सीट बिछा करके बच्चों को सुलाते हैं, और वो खुले आसमान के नीचे लाखों परिवार। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, कैसा हिंदुस्तान चाहिए, उनकी परिकल्पना को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पूरे हिंदुस्तान में मैं तो ये कहूंगा गर्व से कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसी पार्टी नहीं जिनने दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर के तारीख घोषित कर दी हो कि 2024 तक हिंदुस्तान के ऐसे जो आवासहीन हैं, जिनके माथे पर छत का प्रबंध नहीं है, उनको हम पक्की छत बना करके देंगे, मकान बना करके देंगे। और मुझे खुशी है कि लाखों मकान करोड़ों की तादाद में बन गए, और प्रधानमंत्री आवास के रूप में 2024 तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी नहीं बिताएगा। यह हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। जी देवड़ा जी, आपने जो बात कही कि एक आम आदमी का दर्द आपने देखा, आज बीजेपी की सरकार के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिला वित्त मंत्री के रूप में जी, कि आप उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो जगदीश देवड़ा ने जो दर्द देखा और जो विजन पार्टी ने उनको सौंपा, तो वो जगदीश देवड़ा क्या संतुष्ट है अपनी उस भूमिका से? क्योंकि चुनावी साल है, बहुत कम समय बचा है, आपको जो समय मिला, मौका मिला, उसमें आपने जो चाहा वो किया क्या? बिल्कुल, मैं खुश हूं। मैं 2 सेकंड आपको मैं पूरी बात कर दूं। जैसा मैं कह रहा था कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का कह रहा था मैं, तो आप देखें
मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जल जीवन मिशन में अभी बजट पेश किया, उसमें बहुत बड़ी राशि आवंटित की। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कि उन्होंने जब बजट पेश हुआ था हमारा, तब उनमें जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन चला करके उसमें भी तारीख घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में शुद्ध पीने का पानी नल से मिलेगा, जल मिलेगा। ये किया। कोई भी गरीब आदमी बीमार है, वो इलाज के अभाव में मरना और जीना तो ये ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन सरकार का फर्ज होता है कि वो इलाज का प्रबंध करे। तो आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए जमा करके लाखों परिवार की जिंदगियां बचाई, और वो अभियान अभी भी चल रहा है। जहां आयुष्मान कार्ड नहीं बने वो बनने का काम हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पीने का शुद्ध पानी मिलेगा 2024 तक, आयुष्मान कार्ड से इलाज का प्रबंध हो रहा है। अमीर आदमी बड़े महल में रहे, वो चाहे बड़े कोठी पर रहे, बड़े मकान में रहे, वो भी गैस के चूल्हे पर रोटी बना रहा है, वहाँ पर बन रही है उसके वहाँ। तो एक प्रधानमंत्री आवास में भी गरीब आदमी है तो वो भी गैस के चूल्हे पर रोटी बना रहा है। तो ये क्रांति किए, आज तक सरकारों ने कभी विचार नहीं किया। अगर ये विचार अगर पहले करते, पहले की सरकारें, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। वो राशि कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे काम अभी हुए। मैं वित्त मंत्री के नाते भी, और मुझे सौभाग्य रहा शिवराज सिंह जी की सरकार में रहने का, मुझे उमा भारती जी के मंत्रिमंडल में रहने का, बाबूलाल जी गौर के मंत्रिमंडल में रहने का। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूं कि मुझे सेवा करने का मौका लंबे समय तक दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप देखें, अभी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में भी रही, आपने स्थिति देखी होगी कि 1 घंटा बिजली मिलती थी उस समय, आज 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश में मिल रही है। 24 घंटे, 10 घंटे किसानों को खेत के लिए बिजली मिल रही है, बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है, बिना ब्याज के 0%, 18% लगता था, आज 0% पर मिल रहा है। ये किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी सीधे खाते में दिल्ली में बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ 6,000 खाते में आ जाते हैं। 4,000 रुपये मुख्यमंत्री जी क्लिक करते हैं भोपाल में और वहाँ खाते में गिर जाते हैं। ये सारे क्रांति नहीं है तो फिर क्या है? मतलब राजनीति में आने का जो मन में था कि भाई राजनीति में काम कर रहे हैं, तो जब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं दे पाएंगे, शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें सीएम राइज स्कूल आप जाके चेक करें, अब उनका नक्शा बदल जाएगा। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी स्थिति बनेगी, सारी व्यवस्थाएं अपडेट होगी। पूरे प्रदेश में सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक जो लाया है सीएम राइज स्कूल का जो कंसेप्ट है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई के मामले में क्रांति आई है। बड़ी वो सीमेंटेड गलियां मिलेगी आपको, गंदगी नहीं मिलेगी। पहले गंदगी भी होती थी, बिजली मिलती नहीं थी, मलेरिया के पेशेंट होते थे, घर घर में मलेरिया के पेशेंट होते थे, डॉक्टरों के वहाँ लाइन लगती थी। आज ईश्वर की कृपा से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हर गली में सीसी रोड बनाए, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के, आप देखें हर जिले जिले में मेडिकल कॉलेज का हो रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, स्कूलों का मामले में आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप देखें क्रांति। तो मुझे संतोष है कि आप गरीब आदमी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना चला करके की। कितना बड़ा लाभ है। गरीब आदमी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सरपंच को यह अधिकार दिया कि 5,000 रुपये जाकर के अंत्येष्टि का पैसा देंगे। आप उस गरीब की बात को देखें कि उसके घर में गमी हो गई, उसके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन 5,000 रुपये नगद जाकर के देगा तो उसकी आत्मा को क्या लगेगा। सरकार का काम ये
करके लोगों को कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को कहा था कि समूह माफ करेंगे, नौजवान बेरोजगारों को कहा था कि तुमको भत्ता देंगे। 15 महीने में ये सारी तीनों चीजें नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। और 15 महीने में आप पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड निकालवा करके देख लें कि कितने विकास के काम हुए। विकास की एक ईंट कहीं लगाई बताओ, कहीं कहीं विकास के 15 महीने में क्या काम हुए, कहाँ सीमेंट का उपयोग हुआ, कहाँ डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, कहीं तालाब बने, स्टाफ डैम बने, सिंचाई योजना बनी, क्या हुआ? नहीं हुआ। पर कांग्रेस तो हमेशा आरोप लगाती रही कि डेवलपमेंट तो बीजेपी नेताओं का हुआ है। नहीं, ये केवल खींच है। ये कहते हैं ना कि आदमी मतलब विचलित हो रहे हैं, ये विचलित होने वाली बात है। डेवलपमेंट देखना, चले साथ में चले, आप जाएं पूरे मध्य प्रदेश में जरा चक्कर लगा के आए कि कितनी जगह गवर्नमेंट कॉलेज खुले, कितनी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितनी जगह सीएम राइज स्कूल के काम चल रहे हैं। आप देखें तो मेडिकल कॉलेज, अपन कहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनाने की आपने कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए ही नहीं, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, डॉक्टर होंगे कहाँ से? तो अब सारे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो डॉक्टर आएंगे और चिकित्सा का क्षेत्र हमारा अच्छा होगा, अपडेट हो जाएगा। अभी उन्होंने एक आरोप पत्र समिति बनाई थी, उसने आरोप तैयार कर लिए, लगभग 388 आरोपों की लिस्ट तैयार कर ली। पहले वचन पत्र देखा आपने? वचन पत्र ही था ना उनका? क्या था वो? वचन पत्र ही था। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा वचन पत्र, उसमें से आप उठा करके देख लें, कोई एक वचन पूरा करे तो जरा जनता के सामने बताएं। देखो, शुद्ध साफ साफ जनता बहुत समझती है। मैंने कितने काम करवाए विधानसभा क्षेत्र में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कितने डेवलपमेंट के काम हुए, ये जमीन पर बताएंगे लोग। और आने वाला समय, ये जो अभी इस समय 2023 चल रहा है, मिशन 2023 और 24 आ रहा है, जनता निर्णय देगी। अच्छा काम करने वालों की लोग सराहना करेंगे। जगदीश देवड़ा का ऐसा प्रभाव है कि जब एक मीडिया ने सर्वे किया, उम्मीदवार और दावेदारों की लिस्ट निकाली, तो आपके अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। आपने कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होने दिया, या आपका इतना प्रभाव है कि दूसरे आगे आए ही नहीं? ये आकलन तो मैं स्वयं नहीं करता हूँ, ये आकलन तो जनता करती है। और ये मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, या जब से मैंने छात्र राजनीति से काम करना चालू किया है, तो मैं बिल्कुल साधारण एक नागरिक की हैसियत से ही मैं काम करता हूँ। दायित्व है विधायक का, मंत्री का दायित्व है, वो निभाते हैं, लेकिन बिल्कुल आम लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं। और आज राजनीति में हम देखते हैं तो लाव लश्कर, वेशभूषा, जो एक कॉस्ट्यूम होता है पॉलिटिशियंस का, एक आभा मंडल, भीड़ होती है, वो सबसे अलग एक राजनीति है आपकी। तो इसमें कैसे सक्सेस हुए आप इसके साथ? नहीं, मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता, मैं व्यक्तिगत में किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आम लोगों के बीच में रह कर के काम करो, और मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष बात हो जाती है कि कोई मंत्री बनने के बाद कोई शायद कोई अलग से कोई व्यवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा। मैं विधायक के नाते भी काम किया, न विधायक रहा कभी तब भी मैंने काम किया, मंत्री रहते हुए भी काम किया। मुझे लगता भी नहीं है कभी। ऑफिस में भी लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, सबसे काम, जिनका काम होता है उनके काम भी करते हैं, और साधारण अपनी लाइफ निकालते हैं। पर राजनीति के बारे में कहा जाता है कि काजल की कोठरी है, इसमें कोई भी आएगा दाग तो लगेंगे। तो आपने बचा लिया अपने आप को इस राजनीति? नहीं, ईश्वर की कृपा है, कोशिश पूरी करते हैं कि जो बेहतर हो सकता है वो करते हैं। और मूल जो दिमाग में रहता है, ये रहता है कि रात और दिन की भाई असहाय लोगों की मदद करना, और सरकार के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ये हमारा प्रयास रहता। उद्देश्य हमारा ये रहता कि किसी के आंखों में अगर कोई तकलीफ से आंसू आ रहे हैं, तो वो आंसू पहुंचने का काम, उसकी तकलीफ दूर करने का काम करना ही सही राजनीति वही है। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े चाणक्य हुए, और कहते हैं कि राजनीति में सक्सेस होना है तो चाणक्य बुद्धि चाहिए। तो आपको लगता है कि आपने इतनी सफलता हासिल की तो उसमें बुद्धि का भी कोई खेल रहा? अब साधारण अपनी जीवन शैली से काम करते हैं। देखो,
मुझे तो कोई बहुत इसमें ईश्वर की कृपा, जनता का आशीर्वाद या कुछ सियासी जनता का अटूट विश्वास, स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, और मैं समझता हूं कि जो जनता के साथ मिलकर के और आत्मीयता से अगर अटैचमेंट होता है आपका, तो ये अनमोल होता है, इसकी कीमत नहीं होती है। जो लोगों के दिल में जो जगह बनती है वो पैसे से नहीं बनती। जब हम आपके क्षेत्र के मैदानों में देखते हैं तो कभी आप कबड्डी कबड्डी करते नजर आते हैं, कभी तलवार घुमाते हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। मतलब जगदीश देवड़ा राजनेता से ज्यादा एक आम इंसान है। ये मेरा छात्र जीवन से मेरा शौक रहा है कि स्पोर्ट्स में भी मेरा, एथलेटिक वगैरह में भी मेरा शौक रहा है, अखाड़े में भी मैं वहाँ पर काफ़ी गया हूँ। तो ये मेरा वहाँ शौक है, कबड्डी, खो खो, मलखम, ऐसे मेरे शौक रहे। तो जहाँ ऐसा कोई सार्वजनिक अवसर आता है, अब वहाँ क्षेत्र में गए बच्चे खेल रहे हैं, तो उनने कहा आप भी खेलो कबड्डी, तो हम खेल लिए उनके साथ में, क्योंकि खेले हुए हैं इसलिए उनके साथ खेल लिए। कहीं तलवार घुमाने का शौक है, तो कहीं कार्यक्रम चल रहा है किसी त्योहार पर, तो उसमें खेल लिए। राजनेता नहीं होते तो आप क्या होते? अब जो भाग्य में होता, भाग्य में तो यही लिखा था। अच्छा। हाँ, भाग्य में तो ये लिखा था। ये सारा ईश्वर व्यवस्था की व्यवस्था है कि, तो मैं तो इसको ये मानता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ ये एक प्रसाद भी है कि आदमी को अगर कहीं अवसर मिलता है तो जो बेहतर हो सकता है जीवन का वो करना चाहिए। एक राजनेता क्या अपने परिवार और दायित्वों के साथ भी न्याय कर पाता है, और आप कर पाए? जी, मैं जरूर, मुझे ध्यान है कि मैं जब एमएलए का चुनाव लड़ा तब भी, और मैं हमारे घर पर हमारी श्रीमती जी बराबर बच्चों के साथ में पूरा टाइम दिया हमने, एजुकेशन के समय भी। मैं तो कई बार बच्चों को छोड़ने भी जाता था स्कूल, मंत्री रहते हुए भी। और हमारी श्रीमती जी टीचर नहीं है तो वो पढ़ाती भी थी बच्चों को, और काफ़ी पढ़ाया भी उनने। तो पूरा ध्यान देते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है टाइम का मैनेजमेंट करना, कि बच्चों के साथ भी हमको, परिवार के साथ भी टाइम देना है। तो इन सारी व्यस्तताओं के बावजूद कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। सर, एक और बात है कि आप अब चुनाव में जा रहे हैं, एक वित्त मंत्री के नाते जो आपने किया वो आधार बनेगा जीत और हार का। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो किया वही आधार बनेगा बीजेपी की जीत का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौथा टर्म है, इतने सारे काम डेवलपमेंट के हुए कि बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी सूची। और जनता जानती है इस बात को कि जो आज चहुमुखी विकास हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए बड़े बड़े, धारा 370 समाप्त करने का काम, बड़ा काम किया, और देश में क्रांति ला दी, और हिंदुस्तान का, मैं तो कह रहा हूं कि डंका बजाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। जो दूसरे देश कभी हिंदुस्तान को पूछते नहीं थे, आज हिंदुस्तान का नाम लेते हैं और प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। ये हम सब के लिए वास्तव में बड़े गर्व की बात है। तो देश में आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसका मैं कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता होने का मुझे गर्व है। तो मैं मंत्री रहूं या विधायक रहूं, जहां भी रहूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मेरी पृष्ठभूमि, मैंने बचपन से संघ में भी रह कर के काम किया है, और मेरी भावना है पूरी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे काम करने में कहीं अटपटा नहीं लगता है कि सवेरे से शाम तक आम लोगों के साथ में बैठना, उठना, बात करना, जाना, गांव में जाना, मिलना जुलना, कभी कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। सर, आखिरी सवाल, अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो सीएम फेस की चर्चा भी हो रही, तो आप एक मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते क्या सोचते हैं कि शिवराज ही चेहरा रहना चाहिए, किसी नए को आना चाहिए?
मुख्यमंत्री ने हमारे इतने काम किए हैं कि बच्चा बच्चा उनको प्यार से मामा कह कर के पुकारते हैं और मामा का नाम बड़े प्यार से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमारा बहुत अच्छा नेतृत्व है और निश्चित रूप से कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा जी, आपने हमसे बात की। देवड़ा जी पूरे उत्साह के साथ, एक विश्वास के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं। एक वित्त मंत्री के तौर पर भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जनता के सामने उनके कार्य, उनका व्यवहार ही कसौटी पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, फेस बियॉन्ड फेस। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को किस बात का है खतरा? जगदीश देवड़ा के कितने चेहरे? राजनीति के पार अनजाने राज हैं गहरे। चुनाव में जाने से क्या लग रहा है डर? कौन सी है बात जो दिमाग में कर गई है घर? क्यों कहा एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग? अपने ही साथियों को दे दी सबसे बड़ी सलाह,